विधायक अमानतुल्लाह कहाँ, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जो अमानतुल्लाह खान पुलिस को धमकाते हुए कह रहा था कि ये हमारा इलाका है, वही अमानतुल्लाह अब अपने इलाके में ढूंढने से नहीं मिल पा रहा है। कई दिनों से अपने घर से फरार है। दिल्ली में छापेमारी हो रही है, मेरठ से ढूंढा जा रहा है, लेकिन अमानतुल्लाह खान कहाँ है, अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। पुलिस जगह जगह पहुंच रही है, छापेमारी कर रही है, रेड डाल रही है, आखिरी लोकेशन पता लगा है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब बदमाश शावेज खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची थी तो अमानतुल्लाह खान धमकी दे रहे थे कि जान बचानी है तो भाग जाओ, ये हमारा इलाका है। वही अमानतुल्लाह खान अब अपने इलाके से पुलिस से बचकर कहीं छिपे हैं। करीब 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान का कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा है। अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की पुलिस राजस्थान में ढूंढ रही है, यूपी में ढूंढ रही है, और तो और अमानतुल्लाह खान के दिल्ली में जहां ठिकाने हैं वहां ढूंढा जा रहा है, लेकिन अमानतुल्लाह खान पुलिस की गिरफ्त से भी अभी तक दूर है। अमानतुल्लाह खान भी समझ चुके हैं कि एक्शन तगड़ा होगा, इसीलिए पुलिस पकड़े उससे पहले अमानतुल्लाह खान अपने बचाव के हथकंडे अपना रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने अब दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा दी है। अमानतुल्लाह खान चाहते हैं कि वो पुलिस के हाथ लगे, उससे पहले उन्हें जमानत मिल जाए और वो जेल जाने से बच जाए। अमानतुल्लाह खान अच्छी तरह ये जान चुके हैं कि इस बार उन्होंने कुख्यात बदमाश शावेज खान को पुलिस कस्टडी से भगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती इसलिए भी क्योंकि शावेज खान 7 साल से फरार चल रहा था। साल 2018 से पुलिस को उसकी तलाश थी। बड़ी मुश्किल से शावेज शाहीन बाग इलाके में पुलिस के हाथ आया था, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने पुलिस से हाथापाई करके उसे भगा दिया। अब दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ऐसी धाराएं लगाई है जिसमें जमानत की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो अमानतुल्लाह खान इसे राजनीतिक साजिश बताने में जुटे हैं। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है ये सब कुछ एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जबकि अमानतुल्लाह खान का नाता तो हमेशा विवादों से ही रहा है। ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई और मामले भी सामने आ चुके हैं। जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने पहुंचती थी तो अमानतुल्लाह खान ढाल बन जाते थे। अमानतुल्लाह खान पर करीब 25 मामले दर्ज है। उन पर मारपीट, अपराधी को पुलिस हिरासत से भगाने, पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने और भ्रष्टाचार के भी आरोप है। और तो और फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे में भी अमानतुल्लाह खान का नाम सामने आया था और अमानतुल्लाह खान पर दंगे भड़काने के आरोप लगे थे। पुलिस शपथ ग्रहण से पहले अमानतुल्लाह खान को जेल में डालने की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अमानतुल्लाह खान आदतन अपराधी हैं, तो सजा मिलनी ही चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ये आदतन अपराधी हैं और इनका चरित्र भी ऐसा है कि ये कई तरह के अपराधों में लिप्त हैं, लेकिन इस देश में कानून का शासन है। जो कृत्य अमानतुल्लाह खान ने किया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है जल्दी वो वहीं होंगे जहां उनको जाना चाहिए। इस तरह से कानून के साथ खेलने वालों को कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी अमानतुल्लाह खान ने जीत दर्ज की है, इसीलिए बीजेपी अब इस मामले में केजरीवाल को भी घेर रही है। कोई भी गुनाहगार किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, उसको गिरफ्त में आएगा। कानून अपना काम कर रहा है, संविधान सम्मत सारे काम होंगे। जब मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो ऐसे विधायकों को जो कानून को अपने हाथ में लेते रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं, ऐसे बड़े बड़े मालिक जेल गए हैं यहाँ पर। बताया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस 3 राज्यों के 15 ठिकानों में छापेमारी कर चुकी है। अभी भी छापेमारी जारी है। देखना होगा कि धमकीबाज अमानतुल्लाह कब तक पुलिस के हाथ लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे वैलेंटाइन डे की, क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है और हर कोई अपना ये दिन बेहद खास तरीके से मनाने की कोशिश करता है, अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। लेकिन अब इस पर भी पहरा लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक और महाराष्ट्र तक पहरेदार खड़े हो गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर किसी पार्क में, होटल में बैठे हुए मिल गए तो अच्छा नहीं होगा। आखिरकार ये क्यों, इस रिपोर्ट में दिखाई।
प्रेमी जोड़े साल भर जिस पल का इंतजार करते हैं वो पल आ गया है। कल वैलेंटाइन डे है। हर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से प्यार का इजहार करने के लिए खास तैयारियां की हैं। वैसे तो प्यार की कोई सीमा नहीं है क्योंकि प्यार अनमोल होता है, लेकिन ये प्यार इतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है। प्रेमी जोड़े कल एक खास पल को यादगार बनाने में जुटे हैं, तो कुछ लोग प्रेमी जोड़ों को बाबू सोना कहकर धमकी भी दे रहे हैं। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, पोस्टर बिहार की राजधानी पटना में लगाए गए हैं। देखिए, इन पोस्टरों में साफ साफ लिखा है कि जहां दिखेंगे बाबू सोना तोड़ दिया जाएगा कोना कोना। वैलेंटाइन डे का विरोध सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहा, अब आपको यूपी लेकर चलते हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जहां हिंदू संगठनों ने लठ तैयार कर लिए हैं। पार्कों, होटल, रेस्टोरेंट में मोर्चा संभाल लिया है। एक एक प्रेमी जोड़े से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर में तो हिंदू संगठनों ने डंडों पर केसरिया रंग तक पोत लिया है और चेतावनी दे रहे हैं कि कोई प्रेमी जोड़ा मिला तो उसे सबक सिखाएंगे। जेपीसी को लेकर के जहां वक्फ बिल को लेकर के जो रिपोर्ट तैयार की गई है, बताया ये जा रहा है कि लोकसभा में दोपहर 2 बजे उसे पेश किया जाएगा। हालांकि भारी हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह 11 बजे जब लोकसभा की शुरुआत हुई थी, हंगामे की भेंट पूरा सेशन चढ़ा और 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। अब लोकसभा 2 बजे जैसे ही शुरू होगी, जेपीसी रिपोर्ट को एक बार फिर से टेबल करने की कोशिश की जाएगी। थोड़ी देर पहले राज्यसभा में रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। जेपीसी सदस्य मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट को राज्यसभा में टेबल किया था। राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने पर हंगामा हुआ और अब लोकसभा में भी भारी हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में राज्यसभा में ये पेश होनी है रिपोर्ट, लेकिन राज्यसभा में पेश हो गई है, लेकिन लोकसभा में थोड़ी देर में पेश होने वाली है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जेपीसी की रिपोर्ट को वहां पर मेधा कुलकर्णी ने पेश किया। तो जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हुई और मेधा कुलकर्णी ने इस रिपोर्ट को पेश किया, जो कि जेसीपी की सदस्य है। तो देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी गई है, लेकिन जब ये रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की जाती है तो किस तरीके से जमकर हंगामा होता है। हंगामे की तस्वीर निकल कर सामने आती है। कांग्रेस के कई सांसद वहां पर हंगामा करते हैं। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें, मल्लिका अर्जुन खड़गे सीधे ये कहते हैं कि फर्जी रिपोर्ट को वो स्वीकार नहीं करेंगे। जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और इसी बीच आपको बता दें, विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कुछ लोग तुष्टीकरण के लिए जेपीसी रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। सुनिए। हमारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष